नमस्ते बच्चों, हम कक्षा 12 भूगोल विषय की पुस्तक पढ़ रहे थे और उसमें हमारा जो है 5वां अध्याय चल रहा था, प्रवसन या प्रवास, स्थानांतरण जिसे हम कहते हैं, उसको हम पढ़ रहे थे। और उसमें हमने जो प्रवास है उसके प्रकार पढ़ लिए थे और अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर महाद्वीपीय जो स्थानांतरण था उसको हमने पढ़ लिया था। और आज हमें प्रवास के जो परिणाम हैं वो पढ़ने हैं कि सकारात्मक परिणाम कौन से और नकारात्मक परिणाम कौन से हैं। एक बार हम इनको इसके माध्यम से, जो हमारे सामने स्लाइड है इसके माध्यम से पढ़ेंगे और एक बार हम उसको टुकड़े करके हर चीज के जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के जो प्रभाव हैं वो एक बार हम देख लेंगे बिना स्लाइड के माध्यम से ही। जिस स्थान से लोग जाते हैं तथा जाकर रहने लगते हैं। प्रवास के दो प्रकार, आप्रवास और उत्प्रवास, दोनों का सम्मिलित रूप है ये परिभाषा जो कह रही है कि जिस स्थान से लोग जाते हैं, मतलब ये तो क्या हो गया, उत्प्रवास, और जिस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं ये उस स्थान के लिए क्या हो गया, आप्रवास हो गया। इन दोनों स्थानों पर प्रवासी जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। जो भी जनसंख्या आई है या वहां से जनसंख्या गई है तो दोनों स्थानों के ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। नई जनसंख्या आई है उसका और वहां से जो जनसंख्या गई है उसका, दोनों का। प्रवसन के निम्न प्रभाव जो है दृष्टिगोचर होते हैं, वो कौन कौन से हैं एक बार उनको देखिए। सबसे पहला जो प्रभाव है वो है जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। क्या बिगड़ता है, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। जिस स्थान से उत्प्रवास हुआ है वहां पर भी और जिस स्थान से आप्रवास हुआ है वहां पर भी। कैसे बिगड़ेगा, कोई स्थान है वहां से जनसंख्या अगर किसी देश को जा रही है या वहां से किसी दूसरे अन्य स्थान को जा रही है तो एक तो वहां की जनसंख्या जो है वो कम होगी। दूसरा, स्थानांतरण अगर केवल पुरुषों का हुआ है या केवल महिलाओं का हुआ है तो उससे भी लिंगानुपात बढ़ेगा। स्थानांतरण जो हुआ है उसके अंदर जनसंख्या का जो कौन सा वाला गया है, प्रौढ़ जनसंख्या गई है, बाल जनसंख्या गई है या वृद्ध जनसंख्या गई है, तो वो भी वहां की जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी संख्या को प्रभावित करती है। तो इसी प्रकार जनसंख्या का जो है वो क्या बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ता है। वो लिंगानुपात के माध्यम से बिगड़ सकता है और वो वहां की जनसंख्या के प्रतिशत के माध्यम से भी बिगड़ सकता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहां की जनसंख्या कम एवं जहां जाकर बसते हैं वहां की जनसंख्या जो है अधिक हो जाती है। इससे जनसंख्या घनत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। जहां से गए हैं, जहां जनसंख्या कम हुई है वहां का जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है और जिस स्थान पर जाके बसे हैं वहां का जो जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या का जो भार है वो बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार। प्रवास लोग अपने साथ अपनी तकनीकी, धर्म, परंपराएं एवं रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं। प्रवास के कारण संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। कैसे होता है, एक व्यक्ति है मान लीजिए या कुछ जो समूह है वो किसी दूसरी संस्कृति से या उनकी जो भाषा है, उनका जो रहन सहन है, जैसे राजस्थान के ही कुछ प्रदेश है, मारवाड़ मान लीजिए, मेवाड़ मान लीजिए, शेखावाटी मान लीजिए, ढूंढाड़ वगैरह का, या फिर जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, अगर यहाँ से लोग जा रहे हैं तो उनकी सबकी भाषाएं जो हैं अलग अलग है। वो किसी दूसरे स्थान पे जाकर रह रहे हैं तो अपनी जो संस्कृति है उसको वहां से अपने जो प्रचार, जो अपना भाषा है या अपनी जो उनकी कला है उनको वो लेके जाते हैं। दूसरे स्थान पे जाते हैं तो अपनी भाषा में बोलेंगे। कुछ जो जिस स्थान पे जाके रह रहे हैं कुछ उनकी भाषा जो है उनके अंदर वो सीखेंगे, तो वो भाषा दोनों की जो है, हाड़ौती और जिस स्थान पे जाके गए हैं उस दोनों की जो भाषाएं हैं वो आपस में मिलने लगती है। तो कुछ शब्द इधर के और कुछ शब्द उधर के, तो उससे भी जो है उनकी संस्कृति पे क्या होता है, प्रभाव रहता है। दूसरा, उनके खान पान, उनके जो पहनावे होते हैं या उनके कार्य करने की जो शैली है, उनकी जो टेक्निक है, वो तकनीक भी क्या है, एक प्रकार से दूसरे स्थान पर प्रचार या प्रसारित होती है। इनके रीति रिवाज वो भी एक दूसरे के अंदर जाते हैं। भाषा का प्रभाव भी पड़ता है और धर्म, तकनीकी, ये सब जो है प्रभावित होते हैं, जिसका प्रभाव स्थानीय लोगों पर पड़ता है। जहां जाके बसे हैं वो लोग भी नई भाषा सुनेंगे तो कुछ शब्द जो हैं उनके भाषा के वो क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। उनके जो बोलने के अंदर, बोलचाल की भाषा के अंदर वो शब्द जो हैं यूज आने लगते हैं, तो वो भी उनकी जो भाषा है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे यूरोपियन लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बने हैं। इसके बाद हम देखें मानव विकास की जो संकल्पना है वो क्या है। मानव विकास का अर्थ है, मानव विकास, इसके कुछ रह गए टॉपिक, ये देखिए इसके जो प्रभाव हैं वही चल रहे हैं अभी। प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित
हो जाती है। जो बाहर से लोग आए हैं या जो वहाँ के लोग हैं, उनकी जो भाषा है, रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, उससे संस्कृति है जो धीरे धीरे क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। मतलब दोनों जो संस्कृतियाँ थी, जहाँ से लोग आए हैं और जहाँ के लोग थे, उनकी मिश्रित प्रकार की एक नई संस्कृति का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अंग्रेजों के आगमन से हमारी भारतीय संस्कृति परिवर्तित हो गई, हमारे रहन सहन में परिवर्तन आया, हमारी बोलचाल की भाषा जो है उसके अंदर हमारी जो परिवर्तन आया, खान पान में या अन्य प्रकार की जो हमारी किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी और तकनीकों के माध्यम से भी हमें क्या हुआ है, परिवर्तन जो है दृष्टिगोचर होता है या हमें देखने को मिलता है। दूसरा, प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती है, जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहां इन समस्याओं में कमी आने लगती है। बेरोजगारी बढ़ती है, किसी स्थान पर प्रवासन हुआ, जनसंख्या आई तो जनसंख्या दबाव, जनसंख्या घनत्व बढ़ा, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी, निर्धनता, बेरोजगारी बढ़ी तो निर्धनता आएगी, आदि समस्याएं जैसे अपराध भी हो सकते हैं या परिवहन के ऊपर अतिरिक्त भार भी हो सकता है। ये सारी जो समस्याएं, महंगाई वृद्धि भी हो सकती है, ये सब समस्याएं जो है जनसंख्या के प्रवास के कारण उत्पन्न होती है। जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहां इन समस्याओं में क्या होती है, कमी आती है। नेक्स्ट जो है वो है प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों के विध्वंस से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। जैसे यूरोपियन लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बने हैं। कोई स्थान है वहां पर, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ही, अमेरिका ही है, अमेरिका की जो है खोज 16वीं-17वीं शताब्दी के अंदर की गई। इससे पहले यहाँ पर जो है जनसंख्या का निवास नहीं था और यहाँ पर जो जनसंख्या जाकर रहने लगी वो यूरोपियन राष्ट्रों की थी और एक प्रकार से वो विकसित या उच्च तकनीक वाली जनसंख्या थी। वहां पे जाके जो अमेरिका के जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों का दोहन उन्होंने किया और दोहन करने से उनकी जो तकनीकें थी, उनके माध्यम से वहां का आर्थिक स्तर है वो क्या हुआ, ऊंचा हुआ और इससे वो किस राष्ट्र की श्रेणी में आए, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी के अंदर सम्मिलित हुए। अब इसके जो कुछ पॉइंट हैं हम जो देखना चाह रहे थे कि इसको हम अलग अलग माध्यम से भी पढ़ सकते हैं कि किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम इसको जो है प्रभाव उसको सामाजिक देख सकते हैं, सामाजिक की ओर देख सकते हैं। सामाजिक के भी दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। कि समाज के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक तो समाज के ऊपर किस प्रकार का, जैसे अपन सकारात्मक प्रभाव देखें तो इसके अंदर तो हो गया कि एक देश है वो किसी दूसरे देश के दूसरे स्थान के लोग वहां पर आके रह रहे हैं, तो एक तो उनकी जो सभ्यताएं हैं उनको आपस में एक दूसरे की सभ्यताएं सीखने को मिलेगी। जैसे भारत है, भारत में अंग्रेज लोग आए तो सकारात्मक प्रभाव हमारे समाज के ऊपर किस प्रकार से पड़ा। हमारी भाषा जो है, हम केवल हिंदी बोला करते थे या संस्कृत का जो है हम प्रयोग करते थे या हमारी यहाँ की स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते थे, लेकिन जो बाहरी भाषाएं हैं वो सीखने का जो हमें कहाँ से मिला, अंग्रेजों के माध्यम से मिला। तो ये क्या हो गया, हमारे सकारात्मक हो गया। और कुछ समाज के अंदर आने के बाद कुछ कुरीतियां वगैरह भी अगर हमें दूसरे समाज से देखने को मिलती है, या फिर कुछ अन्य जो हमारे यहाँ पर अपराधीकरण बनाया पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से जो है कई प्रकार की विसंगतियां हमारे समाज के स्तर में उत्पन्न हो रही है, तो वो इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। ऐसे ही हम आर्थिक प्रभावों को भी देख सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक आर्थिक भी। तो आर्थिक के अंदर जो सकारात्मक है, तकनीक बढ़ती है, कार्यकुशलता बढ़ती है, रोजगार वगैरह मिलता है लोगों को और जो है संसाधन वगैरह का प्रयोग होता है। नकारात्मक हम देख सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है या फिर पर्यावरण का जो है बहुत ज्यादा विध्वंस हो रहा है। ये सब भी आर्थिक नकारात्मकता के अंदर, या महंगाई जो बढ़ रही है वो इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। पर्यावरण के भी हम देख सकते हैं, संतुलन से संबंधित। तो इस प्रकार से हम इन माध्यमों के आधार पर भी जो है जनसंख्या या प्रवास के जो है परिणाम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद मानव विकास संकल्पना क्या है, इसका हम अध्ययन करें। मानव विकास का अर्थ है, मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में प्रयुक्त होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। इस अवधारणा से सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव ही होता है। कुल मिला के मानव के लिए जो है अवसरों को बढ़ाना या कुछ विकल्प उसके सामने, विकल्पों की वृद्धि करना ही क्या है, एक प्रकार से मानव विकास है। ठीक है। और इस मानव विकास को जो है एक प्रकार से अमल में लाया गया कि किसी भी जो मानव है या कोई भी राष्ट्र है तो उसका जो उसके जो विकास किया जाए, उसकी वृद्धि की जाए। तो इसके लिए हमने क्या अपनाया, मानव विकास को अपनाया। और ये जो विचारधारा है ये क्या है, मानव विकास एक प्रकार से संकल्पना है। मानव विकास की संकल्पना क्या है,
मानव विकास की संकल्पना एकाकी न होकर एक बहुआयामी संकल्पना है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होकर सभी के लिए। इसकी या केवल एक ही उद्देश्य नहीं है, इसका कई सारे उद्देश्य हैं, कई सारे इसके आयाम हैं, प्रकल्प हैं, उनके माध्यम से मानव का विकास किया जाना है। इस संकल्पना में अनेक पक्ष शामिल हैं, जैसे आर्थिक पक्ष हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, राजनीतिक हो गया या संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी एवं नैतिकता जैसे पक्ष शामिल हैं। हमने बात की कि केवल एकाकी नहीं है, केवल एक पक्ष को लेके चलने वाला जो है संकल्पना नहीं है, जबकि यह संकल्पना कौन सी है, बहुआयामी है। इसके कई सारे आयाम हैं, कई सारे विकल्प, कई सारे प्रकल्प हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय और नैतिक। ठीक है, इन सब जो विकल्प हैं या आयाम हैं, इन सबको साथ लेकर मानव का विकास करना, ये एक प्रकार से क्या है, मानव विकास की संकल्पना है, या मानव के सामने जो उसके विकल्प हैं उनमें वृद्धि करना, ये एक प्रकार से मानव विकास संकल्पना कहलाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों की आर्थिक दशाओं में सुधार करने व मानव कल्याण में वृद्धि करने तथा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं। कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं, एक तो उसकी आर्थिक दशाओं में सुधार, जो उसकी आर्थिक दशाएं हैं उनके अंदर सुधार करना। दूसरा, मानव कल्याण के जो माध्यम हैं उनमें वृद्धि करना। ये आदि जो है उसके जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना। ये कई सारे उद्देश्य जो हैं किसके हैं, मानव विकास की संकल्पना के हैं। जन कल्याण केवल धन से ही संभव नहीं होता, अपितु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास जन कल्याण के पक्ष होते हैं। केवल मनुष्य का जो आर्थिक विकास है वो ही करना जन कल्याण नहीं है, अपितु आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो, सांस्कृतिक विकास भी हो, और उसके जन कल्याण के जो पक्ष हैं या अन्य प्रकार के उसके राजनीतिक विकास भी हैं, वो उसके जन कल्याण के पक्ष के अंदर सम्मिलित होते हैं। मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। जो मानव का विकास है इसे 3 अलग अलग पक्षों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से, लोगों के जीवन की गुणवत्ता, अवसरों तक पहुंच व लोगों की स्वतंत्रता। 3 इसके हैं। पहला तो हो गया लोगों के जीवन की जो है उसकी गुणवत्ता के अंदर वृद्धि करना, पहला। दूसरा, अवसरों तक पहुंच, जो अवसर उसके लिए उपलब्ध कराए हैं उन अवसरों तक मानव की या तो अवसर मनुष्य तक पहुंचे। जिस प्रकार से अंत्योदय योजना है कि एक जो सबसे पिछड़े वर्ग का या सबसे पीछे की पंक्ति में जो व्यक्ति है उस तक भी किसी योजना का लाभ पहुंचे, तो उसी प्रकार से ये अवसर जो है प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचे। ये भी क्या है, एक प्रकार से जन कल्याण का पक्ष है। और तीसरा क्या है, लोगों की स्वतंत्रता। ये तीनों चीजें क्या है, इसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं किसके, मानव विकास के। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता का मापन करने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य व संसाधनों तक पहुंच को आधार माना जाता है कि जो संसाधन है या किसी भी देश की या किसी व्यक्ति की गुणवत्ता को अगर हम अध्ययन कर रहे हैं या मापन कर रहे हैं, जीवन की गुणवत्ता का या मानव विकास का हम सूचकांक जो है वो निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस देश की या उस व्यक्ति की शिक्षा कितनी है, उसका स्वास्थ्य कितना है, या उसकी जो जीवन कितने समय तक का रहता है, जिजीविका कितनी है, और तीसरा संसाधनों तक पहुंच कि किस प्रकार के व्यवसाय जो हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक हैं, द्वितीय हैं या तृतीयक हैं। केवल वो लोग कृषि क्रिया पर निर्भर हैं या फिर संग्रहण करते हैं, आखेट करते हैं, खनन करते हैं, या फिर वो विनिर्माण भी करते हैं, निर्माण का कार्य भी करते हैं या उद्योगों का संचालन भी करते हैं। तो संसाधनों तक जो उनकी पहुंच है वो किसका आधार मानी जाती है, जीवन की गुणवत्ता का मापन करने हेतु लोगों की जो है मानव विकास जो है उसका आधार माने जाते हैं। एक लंबे समय तक किसी प्रदेश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस वृद्धि का जो अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। पहले जो है मानव के विकास को केवल उसकी आर्थिक समृद्धि से ही नापा जाता था, लेकिन उसके जो ये पक्ष था ये केवल कुछ लोगों तक ही सीमित था, सब लोगों तक नहीं था। तो बाद के अंदर इसमें जो शिक्षा और स्वास्थ्य है इसको भी जोड़ा गया और उनकी जो संसाधनों तक पहुंच है उसको भी सम्मिलित किया गया। इसी तथ्य को आधार मानकर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है महबूब उल हक व प्रौढ़ अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। मानव विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन करने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक तो महबूब उल हक और दूसरा प्रौढ़ अमर्त्य सेन। इनको हमें याद रखना है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से।
मानव विकास का जो विचार है या समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता एवं सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। समता प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों की समान पहुंच से है। सतत पोषणीयता टिकाऊ विकास के स्वरूप को और उत्पादकता मानव श्रम अथवा मानव कार्य को, जबकि सशक्तिकरण मानव के विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करने के स्वरूप को दर्शाती है। हम देख सकते हैं इसके अंदर कि मानव विकास की जो संकल्पना है वो किस किसने दी, महबूबुल्लाह को और पुरट जो है प्रौढ़ अमर्त्य सेन ने दी। इसके बाद जो है हम मानव विकास सूचकांक या HDI रिपोर्ट जो है उसका हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।